यहाँ मंच पर आती हूँ और सामने हमारे जो श्रोतागण हैं सभी के लिए, और विशेष रूप से मैं प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री और कृष्ण बिहारी मिश्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि विष्णुकांत शास्त्री जी ने 1989 में मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था। तो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल ये है इवेंट, इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मैंने आपके साथ ये शेयर किया। बेसिकली अभी तक जो भी बात हो रही है हिंदी जर्नलिज्म की, हिंदी न्यूज़पेपर्स की और हिंदी शिक्षण की, तो मैं यहाँ कुछ अलग बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे अभी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जब देखा तो मुझे लगा कि यहाँ जो 8 कंट्रीज़ के लोग हैं उसमें से अहिंदी भाषा भाषी लोग बहुत हैं। तो मैंने वहाँ एक तरह का सिलेबस डेवलप किया और वहाँ जो अहिंदी भाषी हैं उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए कुछ काम करना शुरू किया। उसे काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी आई, उसके समाधान भी निकाले गए, तो उसी से रिलेटेड मैंने थोड़ा कुछ तैयार किया है जो इस तरह से है कि हम हिंदी राजभाषा और इसकी सबकी बात करते हैं, लेकिन मैं उतनी ज़्यादा, क्योंकि हम रीजनल लैंग्वेजेस की भी बात करते हैं, हिंदी समाचार पत्रों की भी बात करते हैं और हमें तो हिंदी आती ही है, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए हम क्या करें। तो मेरे पास अफगानिस्तान के, नेपाल के लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है उनको। लेकिन जो मैंने देखा, मैंने जज किया, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो मैंने लिखा है उसमें ये था कि स्टूडेंट को आतुरता तो है समझने की, क्योंकि उनको डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हिंदी को कैसे समझा जाए और जो वहाँ के लोग हैं उनसे कैसे संवाद किया जाए, ये चुनौतियाँ थी। तो उनके लिए जो सिलेबस डेवलप किया गया वो उस तरह से था कि रूटीन में हम किन शब्दों का प्रयोग करें या हम उनके लिए किस तरह की वर्णमाला विकसित करें कि उनको ये सब समझना और बोलना आसान हो जाए। तो काफ़ी कुछ समस्याएं आई, जैसे भाषिक विविधता और संरचनात्मक अंतर, क्योंकि हिंदी में क्या है कि हमारे यहाँ अपने देश में भी दक्षिण पूर्वोत्तर भारत में भाषाओं की बोलने की समस्या है, चाहे वो ईस्टर्न यूपी के लोग हों या यूपी के लोग हों या दक्षिण भारतीय लोग हों। तो तमिल, मलयालम, बंगाली छात्रों को हम जो शिक्षा देते हैं उनकी जो भाषा की विविधता है और भाषा को बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा जो मानसिक अवरोध की समस्या है कि हम बोलते कुछ हैं, इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाता है, तो ये भी एक समस्या सामने आती है, लेकिन उसको हम किसी तरह भी उसका समाधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण संसाधनों की जो कमी है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है, क्योंकि उसमें अनुवादित हिंदी शिक्षण सामग्री नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा कि हम क्या करें और कैसे उसके कोर्स को प्रॉपरली डेवलप करें और उन तक पहुंच सकें। सबसे बड़ी समस्या जो मैं यहाँ भी देख रही हूँ, शिक्षकों की कमी है, क्योंकि शिक्षकों को हिंदी बोलना आता है, लेकिन उनको नॉन हिंदी स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है ये थोड़ी सी समस्या उनके सामने आती है। विदेशी छात्रों को खासतौर से देवनागरी लिपि समझाना थोड़ा मुश्किल था। जैसे मेरे पास अफगानिस्तान और श्रीलंका के जो स्टूडेंट थे उनको मैंने कहा अच्छा ठीक है आप रोमन से स्टार्ट करो, फिर उनको मैंने पूरा चित्र वाला काखा गा ला के दिया, मात्राओं का कैलेंडर ला के दिया, उसके साथ मैंने उनको मैच करना सिखाया। तो जब मैच करना सिखाया तो उन्हें धीरे धीरे आना शुरू हुआ। फिर मैंने कहा रोमन में लिखो, फिर मैं मात्राओं के साथ कैलकुलेशन में बताती हूँ कि कैसे करना है। तो ये काफ़ी आसान हुआ मेरे लिए, क्योंकि भाषा की जो जटिलता है
हम लोगों को लगता है कि जटिल नहीं है क्योंकि हम लोग उसको बोलने के आदी हैं और हमें प्रैक्टिस है उसकी। लेकिन जो अहिंदी भाषा भाषी लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या है। सीखने का उद्देश्य भी अलग अलग है। कुछ लोग शौक के लिए सीखना चाहते हैं, कुछ शोध के लिए सीखना चाहते हैं, कुछ व्यावसायीकरण के कारणों से की वजह से सीखना चाहते हैं। लेकिन और इसी वजह से उनके सबके लिए एक पाठ्यक्रम नहीं हो सकता। शिक्षण संस्थानों की कमी है, ये बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि विदेशों में तो हिंदी शिक्षण संस्थान है ही नहीं, बहुत कम है, सीमित हैं, कुछ कुछ जगह हैं, लेकिन सारी जगह नहीं है। हिंदी बोलने समझने का अभ्यास का अवसर उन्हें कम मिलता है। हम उन्हें कंटेंट अवेलेबल करा दें, लेकिन वो प्रैक्टिस कैसे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो यहाँ मैं कुछ समाधानों की बात करूँगी, खासतौर से जो बहुभाषिक और लचीला पाठ्यक्रम बनाना चाहिए हमें। जैसे कि यहाँ पे भी हमने बनाया साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल प्रारंभिक अक्षर, आरंभिक जो क ख ग जैसे मैंने कहा, उनको अलग अलग तरीके से विकसित किया गया है, जिसमें दिनचर्या में बोलने वाले शब्दों को शामिल किया गया है। खासतौर से नमस्ते, परिचय कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें। जगहों के नाम, स्थानों के नाम, लोग घूमने जाते हैं, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे, सब कुछ जाएंगे। अभी मैं कजाकिस्तान गई, वहाँ पे एक स्टूडेंट ने अपने पहनावे से समझ जाते हैं कि हिंदुस्तान से आए हैं। उसने कहा इंडिया, मैंने कहा हाँ। बोलते गंगा, काशी। मैं अभिभूत हो गई। मैंने कहा ये बच्चे जिनको हिंदी नहीं आती वो इतना जानते हैं कि इंडिया में काशी भी है, विश्वनाथ जी भी हैं और गंगा भी है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम उनके साथ एफर्ट्स थोड़े से करें तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं और उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। संस्कृति को शिक्षण से जोड़ने की जहाँ तक बात है, तो भारतीय संस्कृति, साहित्य, गीत, नृत्य, त्योहार और परंपराओं के शिक्षण में शामिल किया गया है। और उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ कल्चरल इमेज, फोटोग्राफ, उनके साथ वीडियो शेयर करते हैं, तो उनको समझ और आसानी से आ जाता है। और इसके अलावा शिक्षकों का प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत आवश्यक है, जिसके लिए भारत सरकार व ICCR से संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, जो कोशिश हो रही है कि की जाए। तो संभावना है कि वो हो जाएगा आगे। इसके अलावा बस मैं अंत में ही आना चाहती हूँ, क्योंकि जो शॉर्ट में जो मैंने बताया वो यही है, लेकिन हिंदी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान है। भारत में और भारत से बाहर दोनों ही स्थानों पर अहिंदी भाषियों को हिंदी सिखाना एक आवश्यक कार्य है, जो उचित संसाधनों के द्वारा और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही संभव है। यदि हम शिक्षण पद्धति को लचीला, प्रासंगिक और समावेशी बनाएं, तो हिंदी एक वैश्विक भाषा के रूप में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद।